जब हमें हाइपोथायरॉयडिज्म पूरा कंप्लीट कर चुके थे, उसके बारे में उसके जो जितने फीचर्स है, जितने सिम्टम्स है, डिसऑर्डर्स है, जो जो कॉज होते हैं उसके, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, और अगर नॉर्मल कंडीशन में वुमेन्स में यानी फीमेल्स में जनरली हाइपोथायरॉयडिज्म देखने मिलता है तो उसके क्या कॉज होंगे। तो मैंने तुमको बताया था कि अगर हाइपो की एक जनरल याद रखना तुमने चीज़ कि जब भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो बॉडी सुस्त हो जाती है, वेट गेन हो जाता है। तो जो भी ऐसी फीमेल्स देखो तुम जो थोड़े सुस्त है या फिर बहुत नींद आती है और साथ ही साथ बॉडी सुस्त हो गई है और वेट गेन है, मोटे हो गए, तो मे भी पॉसिबिलिटी है उनको हाइपोथायरॉयडिज्म होने की, है ना। और यही हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है तो उससे बहुत सीवियर इफेक्ट होने वाले, है ना। बेबी को क्रिटिनिज्म हो सकता है, स्टंटेड ग्रोथ, डीप म्यूटिज्म, है ना, समथिंग समथिंग। ठीक है, चलो अब हम देखने वाले हाइपरथायरॉयडिज्म। देखो, हाइपो का मतलब कम हो जाना, हाइपर का मतलब बढ़ जाना। हाइपरथायरॉयडिज्म जिसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सोप्थेल्मिक गाइटर, एक्सोप्थेल्मिक थैल्मिक गाइटर, थैल्मिक गाइटर। ठीक, एक्सोप्थेल्मिक गाइटर। ठीक है, ये क्या है अपनी? ये है हाइपरथायरॉयडिज्म, है ना। अब देखो और इसी का एक नाम और क्या है? ग्रेव्स डिजीज। देखो तीन नाम है उसके, हाइपरथायरॉयडिज्म, साथ साथ एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, और तीसरा नाम है इसका, देखो फर्स्ट नेम, सेकेंड, और तीसरा नाम है इसका ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, ये तीन नाम है इसके, किसके? हाइपरथायरॉयडिज्म के। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी ज्यादा, हाइपर का मतलब क्या होता है? हाई, और मोर, है ना। हाइपर का मतलब मोर। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन बनने वाला है। इसके नाम से समझ में आता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर बहुत ही ज्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होने वाला है। साथ साथ एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी बोलते हैं उसको, और ग्रेव्स डिजीज, है ना। चलो अब देखो, अब जिस तरीके से अपने हाइपोथायरॉयडिज्म की जो वजह थी, अपन ने क्या बोले थे? सबसे पहले आयोडीन की कमी होगी, जिस वजह से T3 T4 यानी जो थायराइड हार्मोन्स है वो कम प्रोड्यूस होंगे। अगर वो कम प्रोड्यूस होंगे तो बॉडी को ये फील होगा, थायराइड ग्लैंड को ये महसूस होगा, यार मेरी कुछ ना कुछ कमी रहेगी। उस कमी को दूर करने के चलते थायराइड हार्मोन के अंदर इनलार्जमेंट होगा, वो अपने सेल्स को प्रोलिफरेट करेगा, अपने सेल्स को डिवाइड करेगा, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की जो साइज है वो बढ़ जाएंगे और गोइटर कॉज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह है कि इसका जो कॉज है वो एक्चुअल में क्या होता है कि कैंसर हो जाना, कैंसर इन द थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड ग्लैंड में क्या हो गया? कैंसर हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये थायराइड ग्लैंड था, अब इसके सेल ने, वजह मालूम नहीं है क्यों, हाँ, कोई भी वजह हो सकती है, बस जस्ट इसने डिवाइड करना चालू कर दिया इन्होंने। यहाँ पर आयोडीन वगैरह की कोई चीज़ की कमी नहीं हुई थी। देखो यहाँ पर आयोडीन वगैरह वगैरह ऐसी कोई भी कमी यहाँ पर नहीं दिखी, बस सेल्स ने एबनॉर्मली ग्रोथ करना चालू कर दी। कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स इज नोन एज कैंसर, यानी कंट्रोल ही नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सेल, तो हमारे जो नॉर्मल सेल रहते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। फॉर एग्जांपल देखो ये सेल थे, है ना, ये आउटर लेयर के सेल है, ये आउटर लेयर की सेल है, ये डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अंदर के साइड में डिवाइड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ऐसा, इस तरीके से। ठीक है, तब जैसे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो यहाँ रुक जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यानी आउटर सेल जैसे डिवाइड करना चालू करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, अब ये डिवाइड नहीं करेंगे, अब ये रुक जाएंगे, जब तक कि वो कांटेक्ट में नहीं आते तब तक डिवाइड करते रहते। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो ये सेल इधर अंदर कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो अंदर की तरफ डिवाइड करते रहेंगे, हाँ, ये अंदर की तरफ डिवाइड किया, ये अंदर की तरफ डिवाइड किया, ये अंदर की तरफ डिवाइड किया, ये डिवाइड किया। अब जैसे ही वो कांटेक्ट में आ गए, अब यहाँ पर उनका डिवीजन रुक गया, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर के अंदर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है,
यानी ये प्रॉपर्टी खो देते से अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी के कांटेक्ट में आए या ना आए, बस उनका काम है डिवाइड करना, बस वो डिवाइड करते रहते बिना सोचे समझे, बगैर सोचे समझे बस डिवाइड करते रहेंगे। उसको बोलेंगे हम कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। बस गर्थ बढ़ जा रही है, बहुत सारे नंबर में सेल बढ़ा ले रहा, एक गांठ जैसी बनती है ना, गांठ बोलते हैं वो नोड्यूल्स, नोड्यूल्स। तो कैंसर तुम्हारा जो थायराइड ग्लैंड है इसमें गांठ गांठ बन जाएगी पूरी, कैंसर होने की वजह से थायराइड ग्लैंड में क्या होगा, ऐसी गांठ बन जाएंगी, ऐसे गांठें बन जाएंगी और साइज तो बढ़ ही जाएगा ना। तो गोइटर यहाँ पर भी है, गोइटर वहां पर भी था, थायराइड ग्लैंड का जो साइज है यहाँ पर भी बड़ा है, थायराइड ग्लैंड का साइज वहां पर भी बड़ा था, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर जो साइज है, यहाँ पर जो साइज है, यहाँ पर आयोडीन की कमी की वजह से नहीं हुआ है ना, इसीलिए इसको पूरा हाइपोथायराइडिज्म नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर आयोडीन भरपूर मात्रा में है, तो फिर हार्मोन बनाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए तो T3 और T4 का क्या बढ़ जाएगा बोलो, T3 और T4 का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, T3 और T4 ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना चालू कर देंगे। तो अगर अगर देखो इन सेल्स का नंबर बढ़ गया, यानी फॉलिकुलर सेल्स का, फॉलिकुलर सेल्स जो है अपना उनका नंबर बढ़ गया, नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इंक्रीजेस, उससे क्या होगा T3 T4 हार्मोन इंक्रीजेस, ठीक है। नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स के बढ़ने को और नोड्यूल फॉर्मेशन इन द थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर गांठ के बन जाने को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं उसको एक्सोप्थैल्मिक गोइटर और हाइपरथायराइडिज्म। यानी देखो ये बढ़ गया तो इसको क्या बोले अपने हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर यानी थायराइड हार्मोन जो है वो ज्यादा बनने लग गए क्योंकि सेल ज्यादा है, आयोडीन भरपूर मात्रा में, तो यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना फिर। तो फिर क्या करेंगे, ये ज्यादा सेल्स मिलकर ज्यादा T3 और T4 बनाएंगे, सिंपल। चलो तो ग्लैंड्स में अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह नहीं है कि क्यों होगा, बस हो गया जस्ट, है ना, सिंपल। कि भाई सेल्स के पास में प्रॉपर्टी थी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, उन्होंने जैसे ही अपनी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी छोड़ दिए तो बस डिवाइड करने लगे, स्पीड स्पीड से ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करने लगे, डिवाइड करते करते करके करके क्या हुआ, फॉलिकुलर सेल्स का नंबर बढ़ गया। अब इन्होंने बहुत सारा डिवाइड कर लिए तो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया, देखो नोड्यूल का फॉर्मेशन, कुछ गांठ गांठ बन गई है ना, गांठ बोले तो एक एक्स्ट्रा मास आ जाता है, एक एक्स्ट्रा टिश्यू आ जाता कि भाई नॉर्मल से कुछ उठकर या फिर जितना होना चाहिए उस ऑर्गन से थोड़ा बढ़ जाता है सेल, जो टिश्यू अपना वो बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं वो नोड्यूल, गांठ, है ना। तो गांठ तो तुमने इन जनरल देखी ही है ना, वहां पर क्या होता है थोड़ा सा मोटा मोटा पार्ट आ गया उसको अपने गांठ बोल दिया, सिंपल। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, गांठ का फॉर्मेशन हो गया, सेल्स ने नंबर में इंक्रीज कर लिए और उन्होंने गांठ बना ली इस तरीके से। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत बढ़ गया साइज के अंदर, थायराइड ग्लैंड बढ़ा इसका मतलब फॉलिकुलर सेल्स बढ़े, फॉलिकुलर सेल्स बढ़े तो T3 और T4 का हार्मोन बढ़ गया, T3 T4 हार्मोन बढ़ गए और T3 T4 हार्मोन बढ़े, इसका मतलब अब तुम्हारे थायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे, तो इसीलिए इसको हाइपरथायराइडिज्म कहा गया। क्या कहा गया, हाइपरथायराइडिज्म, यानी इसके अंदर थायराइड हार्मोन्स बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे। देखो चलो देखो हाइपरथायराइडिज्म देख रहे थे अपन, क्या देख रहे थे अपन, हाइपरथायराइडिज्म। तो देखो हाइपरथायराइडिज्म में एक मरतबा और देख लेते, देखो हाइपरथायराइडिज्म में एक चीज समझो कि यहाँ पर कोई वजह नहीं, हाइपरथायराइडिज्म जो होगा ना उसकी कोई भी वजह नहीं है। जैसे अपने हाइपो में पढ़े थे कि आयोडीन की कमी हुई, आयोडीन की कमी होने की वजह से फिर फॉलिकुलर सेल्स ने क्या की, T3 T4 हार्मोन कम हो गए, तो उसके कम हो जाने की वजह से बॉडी को तो ज्यादा रिक्वायर्ड थी, बॉडी को जरूरत है लेकिन अब बॉडी दे नहीं पा रही, तो क्या समझा, थायराइड ग्लैंड को ऐसा महसूस हुआ कि मेरी कमी है, तो उसने ग्रोथ करना चालू कर दिया, उसको बोल दिया अपने हाइपो। लेकिन हाइपर में ऐसा कुछ नहीं है, हाइपर वो क्यों होगा उसकी वजह अपने को मालूम नहीं, बस इतना याद रखो कि उसके अंदर कैंसर हो जाएगा। किसका कैंसर हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड का कैंसर। कैंसर में क्या होता, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, डिवाइड हो जाते हैं और इसी गांठ का फॉर्मेशन हो जाएगा, नोड्यूल्स का, है ना। तो गोइटर इसमें भी होगा, साइज इसमें भी बढ़ेगा, ग्लैंड जो है इसमें भी बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्यों, यहाँ थायराइड जो आयोडीन वो है अपना, उसकी कमी की वजह से नहीं होना, आयोडीन भरपूर मात्रा में यहाँ पर। अब आयोडीन कमी भी नहीं है, सेल्स का नंबर भी बढ़ गया, तो क्या होगा बोलो, ज्यादा से ज्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होगा,
ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो उसके फिर देखो कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो भी नुकसानदेह, कम हुई तो भी नुकसानदेह। तो हर चीज़ प्रॉपर वे में होने को ना। अब यहाँ पर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा जैसे हो गया तो फिर उसके एडवर्स इफेक्ट दिखना चालू हो जाएंगे तुम्हारे। क्या होंगे? एडवर्स इफेक्ट, यानी बहुत खतरनाक असरात दिखना चालू हो जाएंगे उसके। वो कौन से वो देखो, सबसे पहले देखो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस। इसके डिसऑर्डर्स क्या है? एडवर्सली अफेक्ट बॉडी फिजियोलॉजी, जो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी जैसे हमारा फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके बाद में फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारी फिजियोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म की एक कॉमन बात है, देखो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कम, जिसमें कम है उसके अंदर ये बात रहती कि वो सुस्त रहता, और इसी का जस्ट उल्टा है हाइपर, जिसमें हार्मोन बहुत बढ़ जाता है, वो बहुत फास्ट हो जाता, वो बेचैन हो जाता, बहुत तुरतुरा रहता हो, और एकदम क्या करूँ क्या नहीं करूँ इस तरीके से उसकी कंडीशन रहती। तुमने देखना उसको ना ही नींद रहती, ना ही उसको चैन रहता, उसको सुकून आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके उसके अंदर ये जो हार्मोन है, जो तुम्हारा बेजल मेटाबॉलिक रेट, यानी तुम्हारा जो मेटाबॉलिक रेट है ना, सेल जिस जिस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म करते वो बढ़ा देते, बहुत स्पीड से कर देते। सेल जल्दी जल्दी खाने को तोड़ डालता, कोई भी चीज़ वो दुबला रहेगा, वो मोटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी तुम खाना खाएंगे सेल उसको तोड़ ताड़ के खा पी कर मोकला कर देते, वो चले डाइजेस्टिव पावर या फिर चीज़ों को इस्तेमाल करने की रेट जो है, बेजल मेटाबॉलिक बोलते हैं ना, वो मेटाबॉलिज्म तोड़ना जोड़ना, ये जो सारा रेट है वो बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा। वो बहुत स्पीड से कोई भी चीज़ खा पी कर सब मोकला कर देंगे, यानी एब्जॉर्प्शन का काम ही नहीं रखेंगे, एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देंगे, बस डाइजेशन बहुत स्पीड से होगा। यानी तुम्हारा हर जो है तुम शार्प हो जाएंगे, बहुत तेज हो जाएंगे, तुमको बेचैनी नहीं रहेंगे, तुम काम करने में उतने फास्ट हो जाएंगे, बोलचाल में तुमको नींद नहीं रहेंगे, सुकून आता ना अपने को, दिमागी तौर पर सुकून मिलता, इस तरीके का सुकून पूरा हो जाएगा। तो ये जनरल है कि भी एक एक्सपीरियंस है कि जो जो मैंने देखा कि फॉर एग्जांपल जो हाइपर थायराइडिज्म के पेशेंट है उनको ये देखी गई, उनको नींद नहीं रहती, उनको सुकून नहीं रहता, वो बहुत तुरतुरे रहते, उनकी आंखें ऐसे फट जाती। कभी देखना कोई तुम्हारे इसमें खानदान में होगा बहुत तुरतुरा है, दुबला एकदम, लुकड़ा सुकड़ा, और उसकी आंखें ऐसे मोटे मोटे है और बहुत फास्ट है काम करने में, नींद नहीं आती है, तो मैं हो ना हो उसको हाइपर थायराइडिज्म है। क्या है उसको? हाइपर। तो जिसको बहुत नींद आती है उसको हाइपो, और जिसको नींद ही नहीं है उसको हाइपर। साथ साथ वो दुबला, ऐसा नहीं है फिक्र की वजह से नींद नहीं आ रही, इस तरीके से नहीं, अगर वो दुबला है, मजबूर है, नींद नहीं आती, फिर भी गोला खाना पड़ता, तो उसको हो सकता है हाइपर थायराइडिज्म, है ना। तो थायराइड हार्मोन का तुमको एक काम समझ में आ रहा होगा कि तुम जो कुछ भी काम करते, जितनी रफ्तार से काम करते, या फिर जो कुछ भी तुम्हारी बॉडी फिजियोलॉजी एक्टिविटी है, तो उसको कौन मेंटेन करता? थायराइड। अगर वो कम हो गया तो तुम्हारी बॉडी सुस्त पड़ जाएगी। ये तुम्हारी बॉडी का जो काम करने का रेट है, जैसे तुम्हारा बोलना, चलना फिरना, ये सारा बहुत कुछ हाई थायराइड हार्मोन पर डिपेंड करता है। किस पर? थायराइड हार्मोन पर। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, सॉरी जो अपना वेस्क्युलर सिस्टम हो गया है ना, कार्डियोवेस्क्युलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम के ऊपर थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। इवन इनफैक्ट मेंटल स्टेट पर, दिमाग का सही चलना, इसके ऊपर भी थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा असर रहता है। सिंपल। तो यहाँ पर क्या समझे अपन एक जनरल बात कि अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गया तो तुम बहुत फास्ट जल्दी जल्दी काम करने चालू कर देंगे, और वो स्लो हो गया तो बहुत ही स्लो काम करना चालू कर देंगे। सिंपल। चलो, सो एडवर्सली अफेक्ट बॉडी फिजियोलॉजी। बॉडी फिजियोलॉजी यानी वही सारा डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारी क्या होगी? फिजियोलॉजी। जो अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो सारी प्रोसेस पढ़े अपन ने, वो सारी क्या होगी? बॉडी की फिजियोलॉजी, यानी उसका रेट काम करने का उसका। सिंपल। तो उसके देखो अब तुमको क्या क्या देखने मिलेगा इन जनरल कैरेक्टर्स, क्या है उसके हाइपर थायरॉइडिज्म के? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड तो पढ़ने वाला है, मैंने बोला हाइपो में भी गोइटर होता है और हाइपर में भी गोइटर होता है। प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स। प्रोट्रूशन यानी आंखों का फट जाना, ऐसा बड़े बड़े आंखें दिखाई देंगी उनको, नॉर्मल ऐसे नहीं, नींद की हालत में नहीं, ऐसे फटे हुए रहेंगे उनकी आंखें, अक्सर ऐसा रहेंगे, बस ऐसा देखते रहेंगे। सिंपल। समझ में? उसको बोलते यानी तुमने देखे ना बड़े बड़े आंखें रहते, किसी किसी ऐसे फटे हुए आंखें रहते हो तो गौर से देखते रहते हो, तो वही रहते। वो क्यों होता? वो प्रोट्रूशन, उसको बोलते हैं प्रोट्रूशन, यानी आंखों का फटना, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स। ठीक है। और फट जाना बोलते ऐसा नहीं कि फट कर बाहर आ जाएंगे, थोड़ा सा बड़े बड़े दिखते हो, ऐसा गौर से देखते हो, ऐसा आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, उसको बोलते हैं वो प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स। और इंक्रीज बेजल मेटाबॉलिक रेट बोले तो बेजल बेजल नीचे होता है, मेटाबॉलिक रेट यानी बॉडी की जो काम करने की जो रफ्तार है, ऐसा बोल सकते हो। बेजल मेटाबॉलिक रेट बोलते जो काम करने की रफ्तार है। अपन बोलते हैं ना यार किसी का साबुन स्लो है, बहुत ही सुस्त है करके ना, या फिर बोलते कोई बहुत ही यार बहुत ही स्पीड से यार इतना
खतरनाक भागते रहते नहीं रहो, जब देखो जब कोई भी काम जल्दी जल्दी गड़बड़ करता करके, तो वो, तो फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत गड़बड़ करता है, इसका मतलब उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट है, और कोई बहुत ही सुस्त है, एकदम सुन है, तो उसका बोलेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो है। समझे ना? तो क्या बोल सकते हो बेसल मेटाबॉलिक रेट को? क्या बोल सकते हो बोलो इन जनरल अपन? बॉडी की जो काम करने की रफ्तार है ना, जिस जिस रफ्तार से तुम काम करते, कोई भी चीज बोलते सुनते, बहुत फास्ट बस बस बस, यानी जितनी भी बॉडी में रिएक्शन होंगी बहुत फास्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि T3 T4 हार्मोन बढ़ गए, T3 T4 हार्मोन बढ़ गए। सिंपल। चलो, वेट लॉस क्या करेगा? हाँ, जब इतना फास्ट तुरतुरा रहेगा तो सुन, मोटा इंसान ऐसा तुरतुरा रह सकता है कि नहीं? तुम जनरल दुबले इंसान को देखेंगे बहुत फास्ट है, एकदम सुखड़ा है, और क्या करता है, बहुत गड़बड़ करता है, बीच बीच में करेगा, गड़बड़ गड़बड़ करेगा, तुर करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या है? उसका वेट लॉस होगा। अगर अच्छा भी है, अच्छा मोटा ताजा भी है ना, तो अगर उसको हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो उसका एकदम से वजन घट जाएगा। सिंपल। चलो, यानी ये देखो, ये हाइपर और हाइपो ना, तुमको इन इन लोगों को देखकर ही पहचान सकते हैं कि भाई इनको हाइपोथायराइडिज्म होगा और इनको हाइपर होगा। तुमको साफ ही दिख गया था, एकदम सुस्त रहा नींद में जब देखो जब, और एकदम धीरे धीरे बातें कर रहा है, अच्छा ठीक है ऐसा इस तरीके से, तो इसका मतलब उसको हाइपर। और बहुत फास्ट रहा, ऐसा आंखें फटे हुए और बात करना, और जल्दी जल्दी सोना, नींद नहीं आना, बहुत तुर काम करना, बहुत बातें करना, और सारी चीजें, और वो खाना फॉर एग्जाम्पल बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाना, तो उसको बोलेंगे अपन हाइपर थायराइड। सिंपल। चलो, अब देखो ये तुमने पढ़ ली, तो तुमको यहाँ से थोड़ा बहुत थायराइड हार्मोन का फंक्शन समझ में आया, यानी ओवरऑल पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। थायराइड हार्मोन ओवरऑल अपनी बॉडी को ही कंट्रोल करता, यानी देखो तुम्हारी बॉडी के रिएक्शन का रेट डिफाइन कर दिया कि भाई किस तरीके से तुम्हारी बॉडी काम करेगी, इसका मतलब पूरी बॉडी कंट्रोल कर लिया ना उसने। सिंपल। तो देखो अब थायराइड हार्मोन के फंक्शन आ गए। अपन ने क्या देखी अभी? सबसे पहले अपन ने ये देखे कि थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है, थायराइड हार्मोन की ज्यादती की वजह से। अब क्या देख रहे हैं? थायराइड हार्मोन की फंक्शन क्या है? अब क्या देख रहे हैं अपन? थायराइड हार्मोन के फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन है उसका रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी तुम्हारी बॉडी किस रेट से काम करेगी, तुम किस रेट, अगर बराबर में बनना तो ये होगा। हाँ, यानी अगर ये बराबर बना तो तुम जो नॉर्मल रेट होना चाहिए बॉडी का काम करने का, नहीं बहुत तुरतुरा, नहीं बहुत सुन, है ना, नॉर्मल, एक नॉर्मल इंसान जिस तरीके से काम करते वो सारा ये काम देखने मिलेगा तुमको। सपोर्ट आरबीसी फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन में भी क्या करेगा? मदद करेगा ना, खून भी बनाएगा। अब जो थायराइड के पेशेंट का खून कम हो जाता है अक्सर करके, है ना, तो वो भी नहीं होने देगा। तो सपोर्ट बेसल मेटाबॉलिक रेट, और उसके बाद में सपोर्ट आरबीसी फॉर्मेशन, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो मेटाबॉलिज्म यानी उनका पाचन तंत्र है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, फैट्स का, ये सबके डाइजेशन को भी कंट्रोल करें, रेगुलेट करें। अगर थायराइड हार्मोन प्रॉपर रहा तो इनका डाइजेशन प्रॉपर होगा, अच्छे से हजम होंगी चीजें सारी। बहुत ज्यादा रहा तो बहुत स्पीड से हजम हो जाएंगी, बहुत जल्दी हो जाएंगे हजम, बचेगा नहीं। और भूख लग जाएगी। हाँ, और भूख लगेगी, बहुत ज्यादा भूख लगेगी, है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर बहुत कम रहा है तो खाना बराबर हजम नहीं होगा, उसके बाद में फिर भूख नहीं लगेगी। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें किसकी है? फॉर किसके फंक्शन है? थायराइड ग्लैंड के, है ना। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पानी का और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी बरकरार रखेंगे, है ना। बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होने देगा, नॉर्मल रखेंगे एकदम। समझे बात? तो ये तो उसका जनरल है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उसका, किसका? थायराइड ग्लैंड का, वो ये है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो तुमको कोई एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन को याद रखना ही रखना है। देखो बाकी सारी चीजें रखना नहीं रखना वो याद रहती नहीं रहती। देखो फॉर एग्जांपल आरबीसी प्रोडक्शन अपन बाद में भी पढ़ने वाले, है ना। अपन ये भी पढ़े कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो रेड बोन मैरो में होता है। यहाँ पर भी दे दिया उसने कि भाई आरबीसी प्रोडक्शन में मदद करता है, सही बात है, चलो मान लिया, अपने पढ़ भी लिए, याद भी कर लें। लेकिन जो सबसे मेन वाला फंक्शन है उसके बगैर हर हार्मोन अधूरा है। समझे ना बात? जैसे देखो मेलाटोनिन, है ना, नींद आने का जो हार्मोन है उसका मेन फंक्शन क्या है? वही है नींद, है ना। जो अपना हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, रिलीजिंग इनहिबिटिंग। ऑक्सीटोसिन का सबसे मेन फंक्शन क्या है? पार्चुरेशन कराना, है ना, बर्थ कराना। उसके बाद में फिर प्रोलैक्टिन का मिल्क फॉर्मेशन, है ना, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन, उसको बोलेंगे। तो इस तरीके से हर हार्मोन का सबसे मेन वाला फंक्शन तो तुमको याद रखना ही रखना है, बाद में तुम कुछ याद रखो नहीं रखो, है ना। तो थायराइड हार्मोन का T3 और T4, इनका जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या है बोलो? बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को बरकरार रखना। सिंपल। चलो मेंटेन रखना। अब देखो इसके अपन एनसीईआरटी पढ़ लेते, उसके बाद में थाइमस ग्लैंड पढ़ लेंगे। छोटा सा
इसको पूरे सीक्वेंस में पढ़ लिया। अब देखो एनसीईआरटी कैसा 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 बोलते हैं, अपन ने क्या करें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें। सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म पढ़ ली, फिर हाइपर पढ़ ली, उसके बाद में दोनों के मिलाकर फंक्शन पढ़ ली कि भाई था अपना जो थायराइड ग्लैंड है उसके जो हार्मोन्स है उनका फंक्शन क्या है। तो इस तरीके से अपन ने कंसाइज वे में एक सीक्वेंस में पढ़। अब एनसीईआरटी में देखो कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, ये तो अपने को भी मालूम है 2 लोब्स से, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया के दोनों साइड में रहने वाले, एक लोब इधर रहने वाला है, एक लोब इधर रहने वाला है उसका। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड बाय थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। अब ये जो दोनों लोब है वो कैसे कनेक्टेड है, बीच में एक थिन फ्लैप है ना, इस तरीके से फ्लैप मान लो, ये फ्लैप इस कनेक्टिव टिश्यू का ये दो, तो ये दोनों लोब जो है वो इस थिन फ्लैप से कनेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं वो isthmus, है ना। isthmus, the thyroid gland is composed of follicles and stromal tissue, ये बता दिया मैंने, फॉलिकल रहेंगे, फॉलिकल गोल गोल और स्ट्रोमल टिश्यू बीच में, ठीक है। स्ट्रोमल टिश्यू जिससे वो बना हुआ है, फॉलिकल जिससे जुड़े हुए है ना। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल, और एक फॉलिकल जो है वो कई सारे फॉलिकुलर सेल से बना हुआ है। एनक्लोजिंग अ कैविटी, दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स, ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये 2 हार्मोन बनाते हैं, T3 T4। T3 का नाम क्या है बोलो, ट्राईआयोडोथायरोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन। देखो ट्राईआयोडो किसको बोल रहे हैं अपन, 3 को है ना, T3 को बोल रहे हैं, और टेट्राआयोडो किसको बोल रहे हैं, हाँ T4 को बोल रहे हैं। और T4 का एक दूसरा नाम भी है थायरोक्सिन, है ना। थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो कौन सा है, T4 हार्मोन, थायरोक्सिन। समझे बात, है ना। तो T4 के अपने को 2 नाम दिए हुए, देखो T3 का एक ही नाम दिया हुआ है, ट्राईआयोडोथायरोनिन, लेकिन इसका थायरोक्सिन T4 वाले के अपने को कितने नाम दिए हुए, 2, है ना। एक तो टेट्राआयोडोथायरोनिन है, साथ ही साथ थायरोक्सिन भी इसका नाम, थायरोक्सिन, है ना। चलो ऐसे बता सकते कि भाई 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, तो इसलिए 2 नाम है उसके, 2 इंटू 2 4 होता है ना। तो अपन याद रखते हैं कि भाई T4 वाले के 2 नाम है। देखो 3 के इसमें कभी भी 2 आता कि नहीं आता, 2 इंटू 1 3 होता नहीं होता, तो इसलिए 2 नाम है ही नहीं इसके, एक ही नाम। 3 को अपन एक ही तरीके से लिख सकते हैं, 3 को 3 लिख सकते हैं, लेकिन 4 को 4 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 भी लिख सकते हैं, तो 2 तरीके से लिख सकते हैं ना अपन इसको। इसलिए ऐसा याद रख लो कि इसके 2 नाम है, एक है थायरोक्सिन, एक है टेट्राआयोडोथायरोनिन, तो अपने को याद दिया था। हाँ अब देखो, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, आयोडीन बहुत जरूरी है, आयोडीन अगर नहीं हुआ तो क्या होने वाला है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाँ, deficiency of iodine in our diet result in hypothyroidism and enlargement of thyroid gland, commonly called goiter। इसको क्या बोलते हैं, commonly goiter बोलते हैं, सिंपल। तो देखो हाइपो वाले को गोइटर बोलते हैं और हाइपर वाले को एक्सोप्थैल्मिक गोइटर बोलते हैं, है ना, फर्क है। इसको गोइटर बोलो, उसको क्या बोलो, एक्सोप्थैल्मिक गोइटर बोलो, commonly called goiter। Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of the growing baby, है ना। डिफेक्टिव पीस मिलेगा फिर तुमको, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या हो गया, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो पीस क्या था तुम्हारा, डिफेक्टिव, समझे ना बात, यानी बेबी कैसा होगा, डिफेक्टिव, उसमें कुछ ना कुछ खराबी कमी रह जाएगी, सिंपल। देखो जैसे लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ कम हो सकती है, इसको क्रिटिनिज्म बोले अपन ने, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म ईटीसी। तो स्टंटेड ग्रोथ को एनसीईआरटी क्रिटिनिज्म बोलती है, स्टंटेड ग्रोथ यानी दिमागी, देखो स्टंटेड ग्रोथ में सारी चीजें आ गई ना, दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा का रुक जाना, उसका ऐसा डेफिनेशन है क्रिटिनिज्म का, सिंपल, दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा का रुक जाना। यहाँ पर नहीं, देखो स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ में सारी चीजें आई थी, मेंटल भी आई थी, फिजिकल भी आ जाती, सारी आ जाती, इसलिए अपन बोल सकते हैं स्टंटेड ग्रोथ यानी क्रिटिनिज्म, समझे बात। उसके बाद में मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी नशोनुमा का रुक जाना, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू का कम हो जाना, हाँ बाद में दिया है ऐसा करा, तो अपने को सभी याद रखना है ना। देखो क्रिटिनिज्म का अगर सिंपल बोले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो उसका क्या मतलब होता है, इतना स्टंटेड ग्रोथ खत्म। उसके बाद में तुम बोल सकते हैं लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद में एबनॉर्मल स्किन रहेंगी, डीप म्यूटिज्म रहेगा, ईटीसी, है ना।
इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेग्युलर। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं हुई, नॉर्मल कंडीशन में हुई, तो क्या होंगी? अडल्ट वुमेन में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। सिंपल। ड्यू टू कैंसर ऑफ द, अब देखो अब हाइपर का चालू हो गया ना, ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब देखो इसकी कोई वजह नहीं थी, ऐसा नहीं है कि आयोडीन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उस वजह से नहीं, कैंसर हो गया। अब कैंसर की कोई वजह रहती है? कैंसर क्यों होगा मालूम रहती नहीं, वो लोग अलग अलग वजह बताते रहते हैं उसकी, लेकिन कोई पर्टिकुलर वजह मालूम है कि इस चीज से कैंसर हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ फॉर एग्जाम्पल टोबैको खाने वालों को कैंसर होता है, कुछ को नहीं भी होता है ना। सिंपल। तो ये अपन ये नहीं बोल रहे कि भाई टोबैको कभी होता है कभी नहीं होता, खाओ करके, ऐसा नहीं बोल रहे अपन। एक जनरल बात बता रहा मैं, क्योंकि उसकी वजह डिफाइन नहीं है कि तुमने ये कर लिया तो ही होगा करके, है ना। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, इसकी वजह है कि तुमको कुछ ना कुछ ठंडा गर्म खाए होंगे, या फिर किसी जुकाम वाले के या फिर किसी बीमार के कांटेक्ट में आएंगे तो हुआ करके, है ना। कैंसर की इस तरीके से वजह डिफाइंड नहीं है कि तुम ऐसा करेंगे तो ही होगा करके, है ना। कुछ बीमारी रहती कि वो एकदम डिफाइंड रहती, ऐसा करे इसलिए हो गई, सिंपल। लेकिन कैंसर ऐसा नहीं है, कैंसर एकदम कब हो जाएगा क्या हो जाएगा कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अगर थायराइड ग्लैंड में अगर कैंसर हो गया तो उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपरथायराइडिज्म। इन ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड में कैंसर हो गया यानी एकदम बढ़ गया उसका साइज, या फिर उसमें गांठ बनना चालू हो गई, गांठ है ना, थायराइड ग्लैंड में गांठ बनना चालू हो गई, thyroid gland, the rate of synthesis and secretion of the thyroid hormone is increased to abnormal high levels, leading to a condition called hyperthyroidism। तो रेट बहुत बढ़ जाएंगे, थायराइड ग्लैंड्स बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन? हाइपरथायराइडिज्म, विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी, जो बहुत ही खतरनाक तरीके से तुम्हारी सेहत के ऊपर असर करने वाला, अंदर की बिल्कुल बॉडी की फिजियोलॉजी के ऊपर, यानी तुम्हारा सब कुछ बढ़ा देगा स्पीड से, एकदम फास्ट कर देगा तुमको। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। देखो क्या बोला, एक्सोप्थेल्मिक जो गॉइटर है बोलता वो किसका फॉर्म है? हाइपर का है, हाइपो का नहीं है ना। तो एक्सोप्थेल्मिक लग गया, गॉइटर का इसका मतलब वो हाइपर हो गया, सिर्फ गॉइटर बोले तो हाइपो हो गया। कैरेक्टराइज्ड बाय, अब उसके फीचर क्या है, यानी तुम कैसा पहचानेंगे किसी को एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर है करके, है ना। गॉइटर देखो, ग्लैंड देखकर हम नहीं पहचान सकते, ऐसा दिख रहा है मोटा सा ग्लैंड दिख रहा है यहाँ पर, या फिर थायराइड ग्लैंड बढ़ गया तो उसको देखकर हम नहीं बोल सकते कि इसको हाइपो या हाइपर है, समझे ना बात। क्योंकि गॉइटर दोनों में भी है, गॉइटर हाइपो में भी है, गॉइटर हाइपर में भी है, लेकिन तुमको उसके साथ साथ दूसरी चीजें देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या, फॉर एग्जांपल कि हाइपर वाले का क्या होगा कि कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो देखो थायराइड ग्लैंड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके अलावा क्या होने वाला है? प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स, आंखें फट जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, है ना, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स। उसके बाद देखो इंक्रीज्ड बेजल मेटाबॉलिक रेट, बहुत फास्ट हो जाएगा काम करने के अंदर, बेजल मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट हो जाएगा उसका। एंड वेट लॉस, और वजन गिर जाएगा, कम हो जाएगा, इसको बोलेंगे अपन एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, और क्या बोलेंगे इसको, बोलो हाइपरथायराइडिज्म, है ना। वेट लॉस ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिसीज, ग्रेव्स बोले तो मुर्दा, मुर्दे के, ऐसे इंसान मुर्दे के जैसा बन जाएगा। लाश कैसी रहती है? कंकाल, एकदम लुकड़ा सुकड़ा दुबला दुबला, उस तरीके से, सिंपल। चलो ग्रेव्स डिजीज, मतलब ये सबको मिलाकर तो ग्रेव्स डिसीज बोल रहा है। हाँ, यानी ऐसा लगेगा भाई मर गया, जिंदी लाश घूम रही करके, इस तरीके से बस एकदम, है ना। कंकाल देखे ना तुमने, कंकाल एकदम दुबला पतला कैसा रहता है, लाश कैसी रहती है एकदम। ग्रेव मतलब कब्रिस्तान। हाँ, ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी बोले थे ना, मैंने पढ़े थे, ग्रेव यार्ड ऑफ, बस वही चीज। Thyroid hormones play an important role in the regulation of the basal metabolic rate। अब देखो, अब थायराइड हार्मोन के फंक्शन पढ़ रहे हैं, हाइपो पढ़ लिए, हाइपर पढ़ लिए, अब थायराइड के फंक्शन पढ़ रहे। थायराइड देखो कम हो गई तो हाइपो हुआ, ज्यादा हो गया तो हाइपर हुआ, अब उसके क्या फंक्शन थे, इस वजह से हुआ करके ना, वो पढ़ रहे। थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, चलो रेगुलेशन ऑफ द बेसल, नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल रेट रहेगा, सिंपल। These hormones also support the process of red blood cell formation, आरबीसी प्रोडक्शन में मदद करता है। उसके बाद थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, इनका मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल करेगा, यानी डाइजेशन में भी इनके मदद करने वाला। हाँ, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं होने देगा, बिल्कुल। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस विद थायराइड हार्मोन, यानी हमारी बॉडी के अंदर पानी का और आयंस का जो बैलेंस है वो भी किसकी वजह से अफेक्ट होगा?
वो भी थायराइड ग्लैंड की वजह से अफेक्ट होने वाला है। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन TCT विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। थायराइड हार्मोन जो है अपना वो TCT रिलीज करता है, थायरोकैल्सिटोनिन, इसका फंक्शन अपन पढ़ने वाले अभी। तो ये क्या करता है बोलता, रेगुलेशन करता है कैल्शियम लेवल का, कैल्शियम लेवल। अभी इतना रखो, अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं अभी, है ना। थाइमस वगैरह आपने जो आएगा ना पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसके साथ में उसको पढ़ लेंगे। अभी अपन थाइमस पढ़ लेते, ठीक। थाइमस छोटा सा ग्लैंड है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो थाइमस के बारे में क्या बोला, थाइमस लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। थाइमस में भी थायराइड के जैसे लोब्स है, थाइमस ग्लैंड में भी थायराइड ग्लैंड के जैसे लोब्स है ना। लोकेटेड बिटवीन लंग्स, तो जो दो हमारे जो फेफड़े हैं, ये दोनों फेफड़े के बीच में लोकेटेड है थाइमस, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे है, और वेंट्रल साइड ऑफ द ऑर्टा, जो हमारा ऑर्टा जाता है ना हार्ट से, जो बड़ी सी आर्टरी निकल के जाती है ऑर्टा, ऐसा आर्च की फॉर्म में, तो उसके सामने की साइड, ऑर्टिक आर्च, तो बस उसके सामने की साइड में कौन है अपना थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है, सिंपल। देखो क्या बोले अपने, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी जैसे लोब्स होंगे उसके अंदर ना, जैसे अपने पढ़े ना भी थायराइड में 2 लोब रहते करके, 2 लोब, उसी तरीके का लोब्यूलर स्ट्रक्चर है थाइमस भी, सिंपल। और उसके बाद में अपन ने ये देख लिए कि बिहाइंड द स्टर्नम रहता, दोनों लंग्स के बीच में स्टर्नम के, ये जो हड्डी है अपनी स्टर्नम, हड्डी है ना अपनी हड्डी, ये यहाँ की जो हड्डी है इसके पीछे, और ऑर्टा के सामने। फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये क्या करता है अपना, एंटीबॉडीज बनाता है, कौन, थाइमस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी थाइमस जो है जनरली वो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट बनाता है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, वो तो बोन मैरो में बनते हैं, इसमें आके मैच्योर होते हो, यानी अपन बोल सकते हैं कि भाई एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इसका मेन फंक्शन है। एंटीबॉडी मेन प्रोडक्शन किसका मेन फंक्शन है, थाइमस का, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है बोलो, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब थायराइड, अब ग्लैंड है तो कोई ना कोई तो हार्मोन बनाएगा ना, तो थाइमोसिन हार्मोन बनाते हैं, थाइमोसिन, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी हमारा इम्यून सिस्टम को डेवलप करेंगे, यानी अपने हार्मोन के जरिए इम्यूनिटी प्रोडक्शन करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे। खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाता, इसका जो हार्मोन है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में मदद करता है, समझे। हार्मोन और यहाँ पे आके वो मैच्योर होते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आके मैच्योर भी होते हैं, सिंपल। तो डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी फॉर एग्जांपल देखो थायराइड अपने, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि ये इस तरीके से थाइमस ग्लैंड है ना, सिंपल। तो ये क्या करेगा, एक थाइमोसिन नाम का हार्मोन बनाएगा, थाइमोसिन, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन बनाएंगे। अब देखो तुम्हारे जो लिम्फोसाइट्स हैं, अपन ने क्या पढ़े थे, ब्लड के जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो कुछ भी हो, सारे जो ऑल ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो, है ना, सबके सब कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। अलग अलग बोन मैरो में बनते, कोई येलो बोन मैरो में बनता, कोई रेड बोन मैरो में बनता, लेकिन ओवरऑल बोन मैरो में ही बनते, सिंपल। प्लेटलेट सबके सब इसमें बनने वाले बोन मैरो में। तो जो हमारे जो लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट, तो इसमें से जो बी है, देखो बने दोनों भी बोन मैरो में, बी बना भी बोन मैरो में और यहीं पर रह गया, बोन मैरो में बना और वहीं पर रह गया, तो उसको बोल दिया अपने बी लिम्फोसाइट। जैसे एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल उसकी पैदाइश कहाँ पर हुई, उसके घर पे, है ना, बड़ा भी वहां पर हुआ, कोई स्कूल कोई कॉलेज नहीं गया, है ना, जंगली जाहिल रह गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो, चलो ठीक, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, बी लिम्फोसाइट। अब एक दूसरा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल पैदाइश तो घर पर हुई, है ना, लेकिन बढ़ा, उसकी जो परवरिश है वो स्कूल में, उसने जो ट्रेनिंग लिया वो स्कूल जाकर लिया, तो फिर यहाँ से वो स्कूल से निकलेगा तो उसके नाम के आगे टी लग जाएगा, यानी टैलेंटेड, या फिर बोल सकते हैं पढ़ा लिखा लिम्फोसाइट, तो इसका नाम पड़ गया टी लिम्फोसाइट। क्या नाम पड़ा बोलो, टी लिम्फोसाइट। तो अगर वो बोन मैरो में बना और बोन मैरो में ही रह गया, उसका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में हुआ, यानी घर पर रहा और घर पर ही बड़ा हुआ, घर पर रहा और घर पर ही बड़ा हुआ, तो उसको बोलेंगे बी लिम्फोसाइट। लेकिन घर पर रहा और साथ साथ स्कूल भी अटेंड कर, मैच्योरेशन के लिए, प्रोग्रेशन के लिए स्कूल गया, इन थाइमस ग्लैंड के अंदर गया, तो उसको बोलेंगे टी लिम्फोसाइट, है। तो थाइमस ग्लैंड अपने इस हार्मोन की वजह से क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करेगा,
इम्यून सिस्टम बनाएगा, इसके मैच्योरेशन में मदद करेगा टी लिम्फोसाइट। समझे ना बात? तो थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन बनाता है, मैं इतना ही कर रहा हूँ। बस इतना ही करता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें देखो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है, साथ साथ ये थाइमोसिन एक हार्मोन बनाता है जो क्या करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। और थाइमोसिन मतलब ज्यादा भी होने का कम भी नहीं होने देता, सिंपल। तो ये यानी हमारे जो टी लिम्फोसाइट है ना, उनको उनका फॉर्मेशन करेंगे, उनका मैच्योरेशन करेंगे। देखो बनाया तो बोन मैरो ने था, लेकिन मैच्योरेशन कौन कराया टी लिम्फोसाइट का? हाँ, थाइमस कराया था, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, इसको अपन 12th में समझने वाले हैं। देखो हमारी इम्यूनिटी दो तरीके से रह सकती है, एक तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो लिक्विड के थ्रू, जैसे एंटीबॉडीज दी है ना, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जो हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दे, वो हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, लिक्विड की फॉर्म में। एक रहती है सेल की फॉर्म में इम्यूनिटी, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, बैक्टीरिया वायरस दिखेंगे, पकड़ के खाना चालू कर देंगे। तो जो सेल है, सेल मीडिएटेड ऐसी इम्यूनिटी जो सेल प्रोवाइड करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल अपनी दो तरीके की आर्मी रहती है ना, अपनी आर्मी कैसी रहती है आर्मी, एक तो रहती है फॉर एग्जाम्पल अपनी लिक्विड के फॉर्म में। हाँ, एक रहती है अपनी नेवी, वो क्या करती है, पानी के थ्रू जाती है। एक रहती है अपनी आर्मी क्या करती है, लैंड के थ्रू लड़ाई करती है। तो लैंड के थ्रू जो अपने लड़ने वाली है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोल लो कि जो सेल है, सेल की फॉर्म में जो हमारे पास जो लड़ने के लिए आर्मी है, वो कौन है, हमारी वो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी सेल के फॉर्म में हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। वो सेल है, सेल क्या करे, लड़ रहे बैक्टीरिया से, वायरस से, तो उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर एंटीबॉडीज के फॉर्म में अगर हमने आर्मी बना ली, एंटीबॉडीज के फॉर्म में अगर वो बैक्टीरिया वायरस से लड़ रहे, तो उसको बोलेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी लिक्विड के फॉर्म में इम्यूनिटी। समझे? तो अगर हमारी एंटीबॉडी, हमारी जो इम्यूनिटी है वो सेल की फॉर्म में, लड़ने वाले हमारे जो आर्मी है वो सेल की फॉर्म में, तो उसको बोलिए सेल मीडिएटेड। और अगर एंटीबॉडी की फॉर्म में, तो उसको बोले ह्यूमोरल, ह्यूमर यानी लिक्विड। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जनरल है ना। तो ब्लड के अंदर कौन सी रहती है, ह्यूमोरल। सेल्स भी रहते, सेल्स टिश्यू में भी रह सकते, ब्लड में भी रह सकते, सिंपल है। तो अभी इसके डिटेल में मत जाओ, सिंपल समझो कि देखो अपन क्या बोले कि थाइमस ने क्या करा, टी लिम्फोसाइट वहां पर मैच्योर होकर वहां से चले गए, सिंपल। तो और ऐसा याद रख लो कि थाइमस ने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करा, यानी सेल्स को मैच्योर करा, सेल्स को एक बनाया, उसका माइंडसेट तैयार करा कि तुमको लड़ना है, तुमको इस तरीके से बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, तुमको डरना नहीं है, तुमको उनके ऊपर हमला करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बनाया, साथ साथ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को बनाने में, उसको मोटिवेट करने में, हमारे सेल्स को उनको ट्रेन करने में इसका बहुत बड़ा काम है थाइमस का, सिंपल। चलो, तो थाइमोसिन हार्मोन। अब देखो थाइमस इन ओल्ड डिजेनरेट, यानी बच्चों के अंदर क्या रहता है कि थाइमस ग्लैंड बहुत बड़ा रहता है। बच्चों के अंदर फॉर जो छोटा बच्चा रहता, न्यू बॉर्न बेबी रहता, उसके अंदर थाइमस ग्लैंड बहुत बड़ा रहता है। धीरे 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 धीरे, क्योंकि देखो जैसा बच्चा रहता तो उसका इम्यून सिस्टम कुछ भी डेवलप नहीं है, कुछ भी तैयार रहेगा नहीं। तो अपन बोलते हैं ना, बच्चों का जो जहन रहता है बहुत शार्प रहता है, अभी उसका जहन में कुछ है ही नहीं, तो शार्प रहेगा। धीरे 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 उसका जहन क्या होता है, उसकी याद करने की, सोचने की, समझने की क्षमता कम कम होती चली जाती है। समझ में आई ना बात? तो इसी तरीके से बच्चों का जो थाइमस ग्लैंड है वो भी बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि अभी उनके पास कुछ भी इम्यूनिटी नहीं, अभी उनको पूरी इम्यूनिटी डेवलप करना है। तो ओवर द टाइम क्या होता है, टाइम के साथ साथ बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, उनके ऊपर अफेक्ट करते, तो धीरे 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 पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बनाता। और जब एक मतलब पूरी इम्यूनिटी बढ़ जाती, जब अडल्ट हो जाता, बढ़ जाता, तो फिर धीरे धीरे उसका थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट करके छोटा हो जाता। समझे? तो ओल्ड इंडिविजुअल्स में, अडल्ट के अंदर थाइमस ग्लैंड छोटा रहेगा, न्यू बॉर्न के अंदर बड़ा रहेगा। यानी थाइमस ऐसा नहीं कि वक्त के साथ ग्रोथ नहीं करते, वक्त के साथ डीजेनरेट करते। दूसरे जो ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल हाथ पैर क्या करते, जैसे जैसे हम बढ़ते, दिमाग उसकी साइज तो बढ़ती है ना, साइज तो बढ़ती है ना उसकी, लेकिन थाइमस का ऐसा नहीं है। थाइमस क्या करता है, उसकी साइज धीरे 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 कम होती रहती। क्यों? ये उसका काम क्या था, इम्यूनिटी बनाना। अब इम्यूनिटी बढ़ गई, बन गई, फिर उसका काम ही नहीं ना, फिर सिंपल। छोटे बच्चे में इम्यूनिटी कुछ भी नहीं रहती। नहीं, कुछ भी नहीं रहती। अभी तो अभी आया ना एकदम, उसको कोई चीज की पहचान नहीं। 1-2 साल में बनना। हाँ, धीरे 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 जैसे जैसे उसको बीमारी होती है, फॉर एग्जाम्पल कभी बीमार हुआ, ये हुआ, इस तरीके से बैक्टीरिया ने उसके ऊपर अटैक करे, वायरस ने अटैक किया, इस तरीके से धीरे 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 अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करते रहता है। इसलिए अपन वैक्सीन वगैरह लगाते हैं उसको। वैक्सीन का अपन वो बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी तक ट्रीटमेंट नहीं आते। अभी इतना समझो कि अगर छोटा बच्चा रहा तो उसके पास कुछ भी इम्यूनिटी नहीं, उसको सारी इम्यूनिटी बनाना है अपनी, तो इसलिए उसका थाइमस ग्लैंड प्रॉपर शेप में, साइज में, जैसा जैसा बढ़ते जाएगा तो इम्यूनिटी बनते चलेगी, तो अब उसका थाइमस ग्लैंड छोटा 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 होता जाएगा, सिंपल। तो एज के साथ साथ थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट करता है, यानी छोटा होता है। थाइमस इन ओल्ड डीजेनरेट वीक इम्यून सिस्टम, थाइमोसिन। हाँ, थाइमोसिन डिक्रीज इसलिए
अब इसीलिए बूढ़े जो लोग रहते हैं, बूढ़े, अब उनका पूरा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता और थाइमस भी छोटा हो जाता, तो अब उनके ऊपर कोई बैक्टीरिया वायरस अफेक्ट करता तो वो जल्दी बीमार हो जाते, कमजोर हो जाते ना, क्योंकि वो, तो जो बूढ़े लोग रहेंगे उनमें थाइमस पूरा डिजेनरेट कर गया, एकदम खत्म हो गया, तो इम्यूनिटी भी उनकी क्या होगी, कमजोर होगी। अब कोई इम्यूनिटी बनाने वाले नहीं है, देखो जहां तक इम्यूनिटी बनाना था उसने बना दिया, काम हो गया, जवानी के अंदर सब बढ़िया चल गया, लेकिन अब जब बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है इंसान की, कमजोर हो जाता है इंसान, क्यों कमजोर होता, क्योंकि थाइमस ग्लैंड खत्म हो गया पूरी तरीके से, इसीलिए क्या होता है बोलो, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। आई बात समझ सारी चीजें। चलो अब देखो एक मतलब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है इसकी। देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, द थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ऑर्टा। द थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। वही बात है, थाइमस क्या करने वाला है, इम्यून सिस्टम में मेजर रोल प्ले। अगर थाइमस अच्छा है, साइज में बड़ा है, तो इम्यून सिस्टम, ये बोलते हैं ना बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है, कोई भी चीज दो उनको, यानी लड़ने वाला नहीं, लेकिन वो जल्दी से पहचान के उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना चालू कर दे, समझे ना बात, इस तरीके से। तो एकदम जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके पास तो कोई इम्यून सिस्टम ही नहीं है, अगर कोई भी उसको डिजीज होगी, फॉर एग्जांपल उसको मलेरिया टाइफाइड हो गया, तो चांसेस है वो मर सकता है, क्योंकि उतनी क्षमता ही नहीं उसकी बॉडी के अंदर, ताकत ही नहीं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करता, ताकत डेवलप करता अपने अंदर, और धीरे 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 फिर जैसे जैसे ताकत डेवलप होती है, धीरे धीरे उसका थाइमस छोटा 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 होते चले जाता है। The thymus plays a major role in the development of immune system. The gland secrete the peptide hormone called thymosin. अब देखो थाइमोसिन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन यानी प्रोटीन हार्मोन, सिंपल, पेप्टाइड हार्मोन यानी प्रोटीन हार्मोन बोल सकते हो। थाइमोसिन, थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट को देखो, एक रहता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन अलग चीज होती है, देखा हम जो बने, फॉर एग्जांपल हमारी पैदाइश, हमारा जो घर है वो क्या अपना घर है, लेकिन हमारा डिफरेंशिएशन कि हमारी को, हमको जो हमारा जो प्रोफेशन है वो कहाँ डिसाइड होगा, स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर ना। देखो पैदाइश कहाँ पर हुई, फॉर एग्जांपल अपने जो घर है वो तो अपना मेन घर है, हमारी ग्रोथ हुई, ग्रोथ हमारी घर पे होने वाली है, लेकिन डिफरेंशिएशन जो होने वाला है, हमको जो काम मिलेगा फ्यूचर में, अगर हम क्या काम करने वाले वो डिसाइड करेंगे तुम्हारी स्कूल, तुम्हारी कॉलेज, जिस तरीके की स्कूल में पढ़ेंगे, जिस तरीके के कॉलेज में पढ़ेंगे, उस तरीके का फ्यूचर में प्रोफेशन इख्तियार करेंगे, है ना। हाँ मैचुरेशन बोल सकते हैं। तो मैचुरेशन कहाँ पर होने वाला है उसका, सिंपल थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता, फॉर्मेशन नहीं होता, कंफ्यूज करेंगे, याद रखना। टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनते बोन मैरो में, मैच्योर और डिफरेंशिएट, यानी उनको एक स्पेसिफिक जो काम दिया जाता है, ट्रेनिंग तो दी जाती है, वो ट्रेनिंग उनको थाइमस ग्लैंड के अंदर दी जाती है, सिंपल। विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी सेल के जरिए जो हमारे को इम्यूनिटी मिलती है वो ये प्रोवाइड करेगा। हाँ थाइमस, हाँ थाइमस। In addition, thymosins also promote production of antibodies to provide humoral immunity। तो देखो एक तरफ क्या कर रहा है, सेल को तैयार कर रहा है, सेल को ट्रेनिंग दे रहा है, दूसरी तरफ एंटीबॉडी को प्रोडक्शन के अंदर भी मदद कर रहा है। बिल्कुल, तो टी लिम्फोसाइट तो सेल है, तो इनको ट्रेनिंग दे रहा है, इसका मतलब बिल्कुल टी लिम्फोसाइट सेल है, तो सेल को ट्रेनिंग दे रहा है कि बेटे को इस तरीके से लड़ना है, ऐसा मारना है बैक्टीरिया, तो इस तरीके से करना है, ये ऐसा एक तरफ। दूसरी तरफ क्या करा, जो हमारे जो वो है क्या कहते हैं एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में मदद कर रहा है, उनको प्रमोट कर रहा है कि भाई नहीं एंटीबॉडीज को भी बनाओ, कोई नहीं, कोई बात नहीं, खुद नहीं बना रहा लेकिन प्रमोट कर रहा है ना, एक मोटिवेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है उसकी, ऐसा बोल सकते हो। तो दोनों भी एंटीबॉडीज, चाहे वो एंटीबॉडी की मदद में हो इम्यूनिटी, चाहे वो सेल की मदद में हो, दोनों भी इम्यूनिटी जो बनाने के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान है, सिंपल। Thymus is degenerated on individuals, result in the decreased production of thymosins. As a result, the immune response of the old becomes weak and weak. देखो अगर बुढ़ापे में कोई नई डिजीज हो जाएगी तो फिर इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि थाइमस ही नहीं है। अगर बुढ़ापे में डिजीज हो गई तो उससे लड़ने के लिए उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए थाइमस आएगा। हाँ थाइमस नहीं है तो थाइमोसिन भी नहीं है, थाइमस नहीं है, थाइमस ग्लैंड ही चलेगा तो थाइमोसिन भी चलेगा। थाइमोसिन कौन बना रहा था, थाइमस बना रहा था ना, और थाइमोसिन क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। भाई वो दुश्मन आया, उस दुश्मन से कैसा लड़ना है, ये कौन सिखाता, थाइमोसिन, सिंपल। तो अगर थाइमस ग्लैंड डीजनरेट कर गया, बूढ़ों के अंदर थाइमस ग्लैंड डीजनरेट कर जाता है, तो उनके अंदर थाइमोसिन भी नहीं है। अब थाइमोसिन नहीं है तो फिर कोई अगर बाहर का कोई दुश्मन आ गया लड़ने के लिए तो बॉडी उसको रेजिस्ट नहीं कर सकती, समझे ना बात। तो बचपन में थाइमस एकदम नया नया है ना, तो अगर कोई आएगा तो धीरे धीरे लड़ने की कोशिश करेगा,
लेकिन बुढ़ापे में अब थाइमस डीजनरेट कर गया, तो अब अगर आएगा, अगर उसको पहले से जानते हैं दुश्मन को, तो उसके पास तो इम्यूनिटी होगी, लेकिन नया दुश्मन उसके ऊपर अफेक्ट करेगा तो वो बच नहीं पाएगा उससे। समझे बात? इसको ये जो मैकेनिज्म है इसको और डिटेल में अपन बारे में पढ़ने वाले हैं ना, थाइमस ये ह्यूमन एल्डर डिजीज में कि किस तरीके से एंटीबॉडीज काम करती है अपना, उसको वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब क्या बच गया अपना एड्रिनल ग्लैंड है ना, पैराथायरॉयड ग्लैंड और पेनक्रियास, देख लेते हैं इसको। चलो आज